मेरी शादी को कुछ महीने हो गए, लेकिन अभी तक मैंने अपने पति को ना देख सकी, क्योंकि वह रात को जब आते तो लाइट ऑफ करके कमरे में आते और सुबह उठने से पहले ही घर से निकल जाते। मुझे बड़ा अजीब लगता। मुझे लगता पूछती तो वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पाते, और सच जानने के लिए एक दिन मैंने अपनी जगह नौकरानी को सुला दिया और खुद कमरे में छुप गई। जब लाइट जलाई तो मेरी चीख निकल गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। आज मैं दुल्हन बनी बैठी थी अपने रूम में, और मुझे आए हुए बहुत वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे पति का कहीं अता पता नहीं था। अचानक से आने वाली नींद के झोंकों ने मेरी बंद आंखों को खोलने पर मजबूर किया था। मैं पिछले कई घंटों से अपने कमरे में बैठी थी, अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। अब तो बैठ बैठ कर मेरी कमर भी दर्द शुरू हो गया था। जब यूं ही जमाई लेते हुए घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो रात के 12-2 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए थे। आज तो मेरी सुहाग रात थी, मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। कुछ हमारे खानदान में रस्म थी कि शादी से पहले लड़का और लड़की को फ़ोटो नहीं दिखाई जाती। बस छोटी बहन से सुना था कि मेरा दूल्हा बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर है। दिल में सपना बुनकर लाई थी। इस रात का इंतज़ार तो ना जाने कब से मुझे था, और मुझे जब लाकर इस कमरे में बिठाया था तो मैं बहुत डरी सहमी थी। मगर इतनी घंटे बैठने के बाद सिर्फ मेरी कमर दर्द का कर रही थी, बल्कि जमाई लेकर मेरे सारे सपने और ख्वाहिश भी जम चुकी थी। एक बार तो सोचा कि उठकर बाहर जाऊं और जाकर देखूं कि आखिर मेरा पति कहाँ है, मगर फिर बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। जब नींद में बहने लगी तो यूं ही बैठे बैठे बेड के ग्राउंड से टेक लगाकर सो गई। आप और इंतज़ार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधेरा फैल चुका था। मैंने सहम कर कहा कि कौन है, मगर पैरों की चप्पल की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं। मैं शक पकाकर बोली कि क्या ये आप हैं? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। तभी गला खकार कर एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, मैं हूँ आपका पति। इतना सुनना था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी उसे वक्त मेरे कमरे में मेरा पति ही आ सकता है। ऐसा लगता था जैसे पति की आवाज़ सुनकर मेरी सारी थकान वहीं दम तोड़ चुकी थी। अब मुझे शर्म आ रही थी, मगर एक बात की हैरानगी हुई थी कि आखिर पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया। मुझे ये बात अजीब लगी। अगर लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टॉर्च के कमरे में ले आते। मैं आकर आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश कर रही थी कि जब मुझे एक मर्दाना साया सा अपनी तरफ आते हुए नजर आया। पति मेरे सामने आकर बैठा और कहने लगा कि माफ़ कीजिएगा, बाहर दोस्तों के साथ गपशप लगाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आप तो जानती हैं कि ऐसे मौके पर दोस्त कहाँ जान छोड़ते हैं। आप काफ़ी थक गई होंगी। मुझे लगता है आपको सोना चाहिए, बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा पति तो बात करते हुए बहुत अटक रहा था। उसके मुंह से तो हकलाते हुए शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि उन्हें अटक अटक कर बोलने की बीमारी थी। वे तो यूं बात कर रहे थे जैसे मुझे शर्म रहे हो मुझसे। उन्हें मुझसे शर्म आ रही थी। मर्द होकर उनका मुझसे शर्माते हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। फिर याद आया कि छोटी बहन ने भी बताया था कि दीदी आपके मंगेतर बड़े शर्मीले किस्म के हैं। मेरे पति से कहा कि कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया, क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर है एक औरत शादी की रात बस अपने पति के लिए ही तो सस्ती संवरती है, ताकि उसका पति उसे देखे, उसकी तारीफ करे। मेरी बात सुनकर पतिदेव कुछ देर खामोश रहे और फिर कहने लगे कि मैंने तो आपको जी भर के देख लिया था जब आपको मेरे पास लाकर बिठाया गया। आप बहुत खूबसूरत हैं, और हमारे यहाँ एक रस्म है। मुझ पर किसी ने जादू करने की कोशिश की थी ताकि मेरी शादी न हो सके। इसलिए पंडित जी ने बताया कि तुम्हें कुछ दिन तक अंधेरे में पत्नी के पास जाना है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, मगर उस वक्त मैंने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि पहली ही रात में
किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उस रात मैं सोने के लिए लेटी तो मेरा पति पहले ही लेट चुका था। दिल में एक ख्वाहिश थी कि पति का चेहरा देखूं। आखिर वो मेरा पति बन चुका था। जब वे बारात लेकर हमारे यहाँ आए थे तब भी उनके चेहरे पर सेहरा बंधा था, जिससे मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया। रात गुजर गई। मैंने सोचा कि चलो ये रात भी गुजर जाने दूं, चंद घंटों की बात है। सुबह होते ही मैं अपने पति को देखूंगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने मुस्कुराकर बैठ के दूसरी तरफ देखा तो चौंक कर उठी, क्योंकि बेड तो बिल्कुल खाली था। वहाँ पर तो कोई नहीं था। वॉशरूम भी खुला था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो मेरी सास परेशान सी बैठी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट छा गई, मगर उन्होंने कुछ पढ़ते हुए मुझे इशारे से अपने पास आने को कहा। मैं उनके पास गई तो साथ साथ आस पास अपने पति को भी देख रही थी कि वे कहाँ चले गए। मैं सास के पास गई तो उन्होंने फौरन मुझ पर फूंक मार दी। शायद वो कुछ पढ़ रही थी जो उन्होंने मुझ पर पढ़कर फूंका था। ये देखकर मुझे पति की बात याद आ गई। शायद ये मेरे और पति के लिए ही था। लगता था सचमुच में उन पर कोई जादू हुआ है। तभी तो सास भी मुझ पर पढ़कर कुछ फूंक रही थी। मैंने उनके पास बैठते ही सवाल किया कि वे कहाँ हैं। मुझे तो वे कमरे में नज़र नहीं आए। तो सास दूसरी तरफ देखकर कहने लगी, बेटा वो काम पर जा चुका है। मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे और ऑफिस का वक्त तो 10 बजे से शुरू होता है। फिर 8 बजे वे कैसे चले गए? सास मेरी नज़रों को देखकर समझ चुकी थी और कहने लगी, बेटी उसके काम का कोई पता नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार करता है और जब चाहे तब घर से चला जाता है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी सास से पूछूं, ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई है क्या? कोई अपनी शादी के अगले दिन ही काम पर जाता है? मैं इसी सोच में गुम थी कि सामने वाले कमरे में से एक लड़का निकला। मैंने उठकर देखा तो जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया। मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी कि ये तुम्हारा देवर है। मैंने धीरे से नज़र उठाकर उसको देखकर नमस्ते किया तो वो आंखों से ही जनाब देखकर बाहर चला गया और सारा दिन यूं ही गुजर गया। मैंने महसूस किया कि मेरी सास बहुत परेशान दिख रही थी, जबकि वो तो मिजाज की बहुत अच्छी थी। हमारा रिश्ता होने के बाद वह कई बार हमारे घर आई थी। मैंने उनके चेहरे पर कभी उदासी देखी ही नहीं थी और वो बहुत खुश मिजाज थी। मुझसे बहुत प्यार से मिलती थी। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो सास बहू में खूब जमेगी, मगर अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करती, बस ख्यालों में खोई रहती हैं। मैं जब बुलाती तो ख्यालों से निकलकर मेरी तरफ देखने लगती। मैं शाम को अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर कर बैठी थी। मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फ़ौरन मुस्कुराकर खोला तो सामने मेरा देवर राजू खड़ा था। वो मुझे यूं खड़ा देखकर हड़बड़ाकर हुए नज़रें चुराकर अंदर आ गया। मैं भी वापस अंदर आ गई। बहुत रात हो चुकी थी। बार बार मेरी नज़रें घड़ी पर जा रही थी। ना जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। सास ने ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे चोरी चोरी देख रहा है। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो बौखलाकर नज़र ही बदल दिया और फिर आधा खाना छोड़कर घर से चला गया। मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे। मैं यूं ही बैठी सोच रही थी कि आखिर वजह क्या थी। दिल घबराने लगा तो बालकनी में खड़ी होकर रोने लगी। आंखों में आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद नहीं आई थी। वो मुझसे नफरत करते थे या फिर उनके दिल में कोई और है। मैं अभी यूं ही खड़ी रो रही थी कि तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। हल्की रोशनी बालकनी के बल्ब की थी, जिसे मैंने यूं ही जलता छोड़ा और फिर कमरे में चली आई। मेरे पति दूसरी तरफ मुंह करके बैठे थे। मैं आज हर बात साफ करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे पति के पास जाकर बैठ गई। मेरा कंधा पति के कंधे के साथ लग गया तो ये फौरन मुझसे इतना दूर हो गए कि उनका कंधा दोबारा मेरे कंधे से ना मिले। मैंने एक बार फिर पति का तरफ देखा और डरते डरते पति का हाथ थाम लिया। मेरा हाथ से उनका हाथ उन्होंने फौरन छुड़ा लिया और उठकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ मुंह मोड़कर कहने लगे कि जो भी बात करनी है जल्दी करें, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है।
पति की बातें मेरी आंखों में आंसू ले आई थी। मैं बोली कि आप किसी और को पसंद करते हो? अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? पति फौरन गला खकार के बोले कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है। ना ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ और ना ही मेरे पास वक्त है जो आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करूं। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर ये कौन सी मजबूरी थी कि मेरा पति मुझसे दूर भाग रहा और मैं उसके पास आने की कोशिश कर रही हूँ। उस दिन के साथ बाद कई दिन यूं ही निकल गए और सारी रात मैं गहरी नींद सोती और मेरी आँख फिर खुलती तो सुबह जाकर ही खुलती। सारा दिन पति घर के बाहर रहता और दूसरी तरफ मुझे ना जाने क्यों ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी की नज़रों में हूँ। लेकिन जब मैं इधर उधर देखती तो कोई नज़र नहीं आता था। एक बार मैं शाम की चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुनकर मैं वहीं रुक गई। वो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बार बार वो एक ही शब्द दोहरा रही थी, पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी सास उनसे विनती कर रही थी। ना जाने कौन मेरी सास को ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में गई तो वो फ़ोन बंद करके अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछी तो वे कहने लगी कि उनका भाई है, उनसे नाराज़ है। कई साल हो गए उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता है, ना ही कभी उनसे मिलने आता है। तो उनसे रो रो कर विनती कर रही थी। मेरा मन उनकी बात सुनकर उदास हो गया, लेकिन उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई मैं दंग रह गई थी। कुछ दिन बाद ही सास की बहन उनसे मिलने आई। मुझसे भी बड़े प्यार से मिली, खाना भी साथ में खाया। मैंने ये एहसास किया कि सास और देवर दोनों को खाना खाना गंवारा सा लग रहा था, नागवार सा लग रहा था। मेरा देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया और देवर के ये तेवर मौसी ने देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मेरी सास अभी सो ही रही थी, मैं और मौसी जाग गए। मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तभी मौसी भी वहाँ आ गई। मुझसे कहने लगी कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूँ। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे कहने लगी, तुम्हारा पति कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्या अब तक सोया पड़ा है? कल से आई हूँ, उस लड़के को मिलने की इच्छा नहीं हुई? मैंने कहा, वो सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। चलो, सुबह चला जाता है तो रात को वापस कब आता है? मैंने कहा, वो बहुत देर से आते हैं। मेरी बात पर मौसी खामोश हो गई, फिर अपनी चाय पीने लगी। मुझे एकदम से अपनी सास के भाई का ख्याल आया तो मैंने भी जिक्र कर दिया। मैंने कहा, आपके भाई साहब किस बात पर इतना नाराज़ हैं कि रोज़ मेरी सास उनसे विनती करती हैं, लेकिन वो हैं कि अपनी बहन पर कभी भी तरस नहीं खाते। मेरी बात सुनकर मौसी हैरत में पड़ गई। कहा, कौन सा भाई? हमारा तो कोई भाई है ही नहीं, हम बस दो बहनें ही हैं। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। तो फिर मेरी सास किससे इतनी विनती कर रही थी कि वो वापस आ जाए, एक बार उसने मिल ले। मौसी मेरे देवर की शादी की बात करने लगी। मेरी सास से तो उन्होंने कहा कि उनकी मर्ज़ी। मैं अपने दोनों बेटे के हाथों बहुत परेशान हो चुकी हूँ, दोनों अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ये कहकर वो रोने लगी और मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। तंग तो मैं भी अपने पति से आ चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा शायद मैं उनके सामने हूँ, इसलिए उन्हें मेरा एहसास नहीं है। क्योंकि क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊँ ताकि उन्हें मेरी कदर हो। इसलिए एक दिन जब दिल बहुत उदास हुआ तो अपनी सास से पूछी और चली गई और सोचा अपनी माँ से भी जाकर पूछूंगी कि कैसे मर्द से मेरी शादी करवाई है जिसने अभी तक अपना चेहरा तक अपनी पत्नी को नहीं दिखाया। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वह वहाँ पहुंचकर मुझे ऐसा धक्का लगने वाला है। जब मायके पहुंची तो तभी एक दिन एक कोरियर वाला आया। वो हमारे घर के बाहर खड़ा था। उस पेपर पर तो मेरा नाम लिखा था। जब खोलकर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं पेपर लेकर अपने कमरे में चली आई। मेरे दिमाग से सोचने समझने की क्षमता सब कुछ खत्म हो गई थी। मेरे साथ कौन सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था। जो पेपर मेरे हाथ में थे वो देखकर जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मैं चक्कर खाकर रह गई।
मैंने अपनी बहन से कहा। उसने मुझे मेरे पति की फ़ोटो दिखाई, जो शायद उसने शादी के टाइम खींची थी, जो खाना खाते वक्त की थी। वो बहुत अच्छा और सुंदर लग रहा था। मैं कोई भी बात अपने मायके वालों को नहीं बताना चाहती थी। मैं कुछ दिन बाद ही अपने ससुराल चली गई। मुझे सच्चाई जाननी थी। रात को वो इंसान फिर से कमरे में आया, जो पिछले 1 महीने से मेरे पति बनकर मेरे कमरे में आता था और सुबह होते ही चला जाता था। ये कौन था जो मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा था? आज मैं खुद ये चाहती थी कि वह कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि वह मेरा पति नहीं है। फिर भी मैंने सच जानने के लिए उससे ये पूछा, मैं मायके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया? मेरे सवाल पर वो हड़बड़ाकर कहने लगा कि जाहिर है आप मेरी पत्नी हैं, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे आपको देखना है। आज मैंने शादी की फ़ोटो में आपको देखा था, वो मेरी बहन ने खींची थी, इसलिए दिल में आया कि 1 महीना गुजर गया है, मैं आपको क्यों ना देख लूँ। मैं नहीं मानती ऐसे किसी भी जादू को। अब आप खुद लाइट जलाएंगे कि मैं खुद जलाऊं? वो कहने लगे कि मैं पहले भी तुमको बता चुका हूँ कि मेरा इलाज चल रहा है और तुम इस इलाज को सच मानती हो या झूठ। लेकिन मैं ये इलाज करवाए बिना आपका सामने नहीं आऊँगा। अगर आप मुझसे रोज़ यूं ही तंग करोगी तो मैं कमरे में भी नहीं आया करूँगा। और ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अगले दिन उनसे माफ़ी मांगी और वो फिर से कमरे में सोने लगे, लेकिन उनके सोते ही मैं सोफे पर जाकर सो गई। मैं सोच रही थी कि किसी रात उस इंसान का सच सबके सामने लाऊंगी। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को ये कहकर घर पर रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया। रात को मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को पिला दी और उसके बाद उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छुप गई और वह वहाँ छुपी जहाँ कमरे की लाइट का स्विच लगा है। रात को काफ़ी देर बाद वो इंसान मेरे कमरे में आया और बेड के दूसरी तरफ बैठ गया। मैंने फौरन लाइट जला दी और जब मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो मेरा देवर था। तो क्या पिछले 1 महीने से मेरे कमरे में वही आ रहा था? वो मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती यूँ मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अलमारी से वो पेपर उसके मुंह पर मारा और रोने लगी। वो पेपर डाइवोर्स के पेपर थे, जिसमें खत भी लिखा था कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तय कर दिया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी शादी करवाई। लेकिन मैं शादी की रात ही भाग गया था और अब तुम्हें डाइवोर्स पेपर भेज रहा हूँ ताकि तुम जिससे चाहो शादी कर लो। उस वक्त तो मैं चकरा कर रह गई कि जब मेरा पति शादी की पहली रात ही भाग गया था तो कौन मेरे कमरे में आता है और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ के रख दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आपको या मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। मैंने जो कुछ भी किया अपनी माँ के कहने पर किया, क्योंकि भाई शादी की रात ही भाग गए थे। मेरी माँ डर गई थी कि अगर यह बात फैल गई तो क्या होगा, इसलिए मुझे कमरे में जाने को कहती हैं ताकि आपको इस बात का शक ना हो जाए और बात बंद मुट्ठी में ही रह जाए। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई थी। तुम्हारे भाई ने मुझे डाइवोर्स दे चुके हैं, इसलिए मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। मैं अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। मगर कुछ महीने बाद मेरी सास मेरे घर आई और उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता अपने छोटे बेटे के लिए मांगा। कहने लगी, अब अपनी बेटी को शादी की तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे की थी और मेरी, और सज़ा आपकी बेटी को क्यों काटनी पड़े। लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी उनके छोटे बेटे से करवा दी। सच ही कहते हैं कि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है और आबाद भी करती है। आज मैं राजू मतलब मेरे देवर के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी सास ने अपने बड़े बेटे से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। कहानी पसंद आने पर लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।